हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विपाट चलें। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में आज ये 5वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर के बारे में, कैसे ब्रिटिशर्स ने मैसूर का कॉन्क्वेस्ट किया, कैसे मैसूर को पूरी तरीके से कैप्चर किया। चारों एंग्लो मैसूर वॉर्स हमने पढ़े थे, उनके कारणों को हमने पढ़ा था और ये भी देखा था कि मैसूर क्यों हार जाता है ब्रिटिशर्स के हाथों से। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्क्वेस्ट ऑफ मराठास या इंग्लिश कन्क्वेस्ट ऑफ मराठास। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठाओं के क्षेत्र को कन्क्वेस्ट किया, मराठाओं के क्षेत्र को अपने अधीन किया, किस प्रोसेस के साथ मराठा जो है आगे बढ़ते थे, किस प्रोसेस के साथ मराठा अपने वॉर्स को लड़ते थे, वो भी इसमें हम लोग देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें कि तीन जो इसमें एंग्लो मराठा वॉर है उसके सारे फैक्चुअल डाटा को हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठा जो चैप्टर है उस चैप्टर में जो है बहुत सारे ट्रीटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सारे ट्रीटीज़ हम लोग एंग्लो मराठा वॉर्स के साथ कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। वीडियो में बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने एंग्लो मैसूर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर और कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियोस को जाकर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर और कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल को पढ़ सकते हैं। वीडियो आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। देखिए, जहाँ तक कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास की बात है, जहाँ तक मराठाओं के कॉन्क्वेस्ट की बात है जो कि ब्रिटिशर्स ने अपने पूरे दमखम से किया था, तो यहाँ पर सीन कुछ अलग दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, मराठास आर ऑलवेज दे आर ऑलवेज अ वेरी करेजियस टाइप ऑफ कम्युनिटी। दे हैव करेज, उनके अंदर करेज है। वो एक करेजियस कम्युनिटी से आते हैं। जैसे कि आप क्षत्रियों में और मराठाओं में फ़र्क क्या है, मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ। क्षत्रियों में क्या है ना, उनका करेज उनके लिए नुकसानदायक बनता है। वो करेज और वैल्यूज़ को अलग-अलग नहीं मानते, वो करेज और वैल्यूज़ को एक मानते हैं। पर मराठाओं में ऐसा नहीं है। मराठाओं में क्या है कि करेज अलग है, वैल्यू अलग है। जैसे आप छत्रपति शिवाजी की बात ले लीजिए। छत्रपति शिवाजी ने अफ़ज़ल खान को जो मारा था अपने बागनाक से, वो कैसे मारा था? वो पूरी तैयारी से गए थे, पूरी स्ट्रैटेजी से वार करने गए थे और उसके बाद उसके ही टेंट में जाकर, उसके ही कैंप में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है अफ़ज़ल खान को बागनाक से मारा था। पर क्षत्रियों में ऐसा नहीं है। क्षत्रियों में क्या है कि वो लोग वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा प्रिज़र्व करने की कोशिश करते हैं। वो कहेंगे कि नहीं, हम तुम्हें तुम्हारे क्षेत्र में या तुम्हारे कैंप में नहीं मारेंगे, तुम एक काम करो, तुम आओ, तुम हमसे भिड़ लो मैदान में। भिड़ लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं कि तुम कौन और हम कौन। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। प्लस अगर उनमें ऐसा भी कुछ ईगो इश्यूज़ भी आ जाते हैं कि अरे यार, मैंने तो इसे हरा दिया, चलो। जैसे पृथ्वीराज चौहान में आप देख ही चुके हैं कि मोहम्मद घोरी को हराने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान जो थे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, वो उसे छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें जो है अफ़ेक्ट करती हैं। ये ईगो इश्यूज़ हैं या ये कहीं न कहीं वैल्यूज़ का इश्यूज़ है। तो ये चीज़ें मराठाओं में नहीं है। मराठाओं में क्या है कि अगर आप युद्ध करने आ रहे हैं हमसे, तो आप हर तरीके के युद्ध के लिए तैयार रहें, स्पेशली गुरिल्ला वॉर के लिए तैयार रहें, क्योंकि गुरिल्ला वॉर हमेशा जो है जंगलों में होती है। जंगलों में जो है स्ट्रैटेजी बनाकर होती है। बहुत लोग इसे कहते हैं कि ये लोग छुप कर वार करते हैं। नहीं, इसे छुप कर वार करना नहीं कहते, इसे स्ट्रैटेजाइज्ड वॉर कहते हैं। वो लोग स्ट्रैटेजी के साथ लड़ते थे। वो लोग अपने ही प्रकृति का इस्तेमाल करके वॉर लड़ते थे। जैसे आप जानते ही हैं कि कहीं पे रेत है, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे मैदान है। हर तरीके के क्षेत्र के वॉर की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। तो उसे छुप कर वॉर कर मारना नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रैटेजी बनाकर लड़ना। तो ये थोड़ा-सा फ़र्क है मराठा और क्षत्रियों में। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्क्वेस्ट ऑफ मराठास के बारे में। थोड़ा-सा राइज़ ऑफ द मराठास देखेंगे और उसके बाद जो है हम लोग एंग्लो मराठा वॉर से जो है शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आप एक फैक्टर देख लीजिए कि मराठाओं का उदय हुआ कहाँ से था। मेनली मराठाओं का उदय हुआ था आपकी डेथ ऑफ औरंगज़ेब से। औरंगज़ेब मराठाओं के लिए ना एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं कि आपको अड़चन जिसे आप कह सकते हैं। मराठाओं के उद्भव में जो है ना, वो औरंगज़ेब बहुत बड़ा अड़चन बन के बैठा था। जब औरंगज़ेब की मृत्यु होती है ना 1707 में, और 1707 में इसके मृत्यु के बाद जो है वो बहादुर शाह बैठते हैं। बहादुर शाह जो है
बहादुर शाह वन जो है गद्दी पर बैठते हैं। और ये इसके औरंगजेब के बाद इतने कॉम्पिटेंट रूलर आते हैं, यानी इतने इनकॉम्पिटेंट रूलर आते हैं, सॉरी मैंने कॉम्पिटेंट बोल दिया, इनकॉम्पिटेंट रूलर आते हैं कि उनमें वो क्षमता नहीं होती है कि ये कुछ राज संभाल पाए। पर मराठाओं में क्या था, मराठाओं में जो है क्षमता भी थी, दे वेर गुड लीडर्स, अच्छे लीडर भी थे, और उन्हें वॉर एक्सपीरियंस भी अच्छा था, क्योंकि वो आप जानते ही हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले उनके पिताजी जो थे शाहजी भोसले, वो ये निज़ाम या गोलकोंडा या बेरार, इनके यहाँ कहीं पर जो है मुझे उस तरीका का आइडिया नहीं है, पर गोलकोंडा में या बेरार में ये जो है जनरल रह चुके थे। तो इन्हें जो है वॉर एक्सपीरियंस भी एक बहुत अच्छे तरीके से का मिल चुका था, प्लस जिसे अपने प्रकृति अपने क्षेत्र का एक्सपीरियंस हो, उसे वॉर एक्सपीरियंस जो है आसानी से मिल जाता है। पर प्रॉब्लम क्या था ना, प्रॉब्लम था मराठाओं में इंटरनल वॉर। इनमें इंटरनल वॉर बहुत ज़्यादा था, या फिर आप लोग इंटरनल फ्यूड भी कह सकते हैं, आपसी लड़ाई। आपसी लड़ाई इनके में इतना ज़्यादा था ना कि इनके आपसी लड़ाई की वजह से जो है बाहर वाले जो है फ़ायदा उठा ले जाते थे। आगे हम लोग अब वही पढ़ने जाते हैं। तो देखिए, एज़ द मुगल एम्पायर डिक्लाइन्ड, वन ऑफ द स्टॉन्चेस्ट and hardiest of the empire's adversaries, the Marathas got a chance to rise in power. जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए मुगल एम्पायर के डिक्लाइन पर मत जाइए। अब डिक्लाइन शुरू कहाँ से हुआ था, डेथ ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ से जो है मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो चुका था। तो वहीं से आप पकड़िए कि मुगल एम्पायर जहाँ से खत्म होना, यानी जहाँ से दफन होना शुरू हुआ, वहां से जो है मराठाओं का जो है एक पावर, एक शक्ति में आने का जो है वो सिस्टम जो शुरू हुआ। ठीक है, इसी के साथ लाइट जा चुकी है, फिर भी मैं कंटिन्यू करता हूँ। मुझे नहीं पता कितना रिकॉर्ड हो पाएगा, बट मैं कंटिन्यू करता हूँ। वो नहीं, रिकॉर्ड तो हो जाएगा, हाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ें होने के बाद होता क्या है ना कि दे कंट्रोल अ लार्ज पोर्शन ऑफ द कंट्री, बिसाइड्स दे ऑल्सो रिसीव ट्रिब्यूट। इनके पास पोर्शन भी बहुत ज़्यादा था कंट्री का, और ये ट्रिब्यूट भी रिसीव करते थे फ्रॉम एरियाज नॉट डायरेक्टली अंडर कंट्रोल। But by the middle of 18th century, they were in Lahore, thinking of becoming rulers of North Indian Empire in the court of the Mughals by playing the role of kingmakers. अब देखिए, अब आप जानते हैं कि मराठाओं में एक युक्ति, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बोलचाल, उनके अपने मराठी में एक बोलचाल बहुत फेमस हुआ था कि हम लोग जो है, और ये कहा किसने था, ये कहा था बाजीराव टू ने। बाजीराव टू जो पेशवा हुए थे, पेशवा बाजीराव वन के बाद जो है हाँ पेशवा बाजीराव वन हुए थे। पेशवा बाजीराव वन के बाद उनके जो सुपुत्र जो पेशवा बने थे, उनका एक जो है नारा था कि हम लोग अटक से कटक तक, अटक टू कटक, अटक से कटक तक इनको पूरा क्षेत्र चाहिए था। अब अटक अगर आप मान लें तो अटक जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में पड़ता है। तो ये लोग जो है ये अटक तक पहुंच चुके थे अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते। मेनली तो आप लोग तो जानते ही हैं कि बाजीराव, हमारे जो पेशवा बाजीराव थे, वो पेशवा बाजीराव के साम्राज्य में जो है पेशवा बाजीराव ने बहुत सारे युद्ध जीते, पर उनके सुपुत्र जो पेशवा की गद्दी पर बैठे थे उनके बाद उनके काल में भी जो है लीडर्स और जनरल्स बहुत अच्छा हुआ करते थे, जिनकी सहायता से ये लोग अटक तक पहुंच गए थे। पर प्रॉब्लम क्या हुआ, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में है जहां ये लोग हारते हैं, वे डिफीटेड बाई अहमद शाह अब्दाली, चेंज द सिचुएशन, दे रीग्रुप्ड, regained their strength and within a decade achieved the position of power in India। थोड़ा इनकी पोजीशन डगमगा जाती है 1761 के बाद, पर ये जो है रीग्रुप करते हैं, अपने स्ट्रेंथ को रिगेन करते हैं और पावर में फिर से आ जाते हैं। बट पावर में आने का कोई फायदा होता नहीं है। होता क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो ये लोग हार चुके हैं पानीपत में, देयर डिफीट एट पानीपत, एंड लेटर द डेथ ऑफ यंग पेशवा माधवराव वन। होता क्या है ना कि बाजीराव, पेशवा बाजीराव के जो सुपुत्र होते हैं, उनके मृत्यु के बाद, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, ये जो पानीपत के युद्ध के बाद इस शौक से उनकी जो मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये वॉर, इसमें हार बहुत बड़ी हार हो गई थी। तो ये मृत्यु के बाद ना जब ये हार जाते हैं, तो हारने के बाद क्या होता है, माधवराव वन जो है गद्दी पर बैठते हैं, पर इनकी भी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है। और इनकी मृत्यु होने के बाद इट
वीकेंड द कंट्रोल ऑफ द पेशवास ओवर द कन्फेडरेसी। ठीक है, अब आपको मैं कन्फेडरेसी समझा देता हूँ। कन्फेडरेसी, कन्फेडरेसी यहाँ पर होता है पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोसले और गायकवाड़। ये है मराठा कन्फेडरेसी। ये जो है, ये पांचों मिलकर जो है ये मराठा कन्फेडरेसी तैयार की थी। अगर इसमें मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे इतना ही याद है कि यही लोग थे मराठा कन्फेडरेसी में। पेशवा थे, सिंधिया थे, होलकर थे, भोसले थे और गायकवाड़ थे। ठीक है, अब पेशवा का सीट कहाँ पड़ता है? पेशवा का सीट पड़ता था पूना में, सिंधिया का सीट पड़ता है इंदौर में, होलकर राजा का बताइए कहाँ पड़ता है? होलकर का गायकवाड़, गायकवाड़ बरोड़ा, भोसले और बेरार, बेरार, बरोड़ा, इंदौर, ग्वालियर। ठीक है, ये है मराठा कन्फेडरेसी। अब मराठा कन्फेडरेसी भी जो है वो धीरे धीरे, देखिए कहीं ना कहीं इन चारों के ऊपर कंट्रोल तो पेशवा का ही था। इन चारों के ऊपर जब कंट्रोल पेशवा का था, तो जब पेशवा की ही पोजीशन जो है वो वीक होने लगती है, तो इन चारों की पोजीशन भी जो है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। ये लोग अपने क्षेत्र को जो है वो ज़्यादा मान्यता देने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके जो है कन्फेडरेसी को जो है हम लोग बढ़ा लें। ये लोग कोशिश करते हैं कहीं कहीं पे यूनाइटेड होने की, जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है कि दो द चीफ्स ऑफ द कन्फेडरेसी यूनाइटेड ऑन ओकेजन एज अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफन मोर दे क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स। यानी जितना ये लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ तैयार नहीं होते थे, उतने तो आपस में लड़ते रहते थे। इनके आपसी लड़ाई बहुत ज्यादा थी। ये आपस में लड़ने की कोशिश करते थे, एक दूसरे के क्षेत्रों को कब्जा करने की कोशिश करते थे, तो इनके आपस की लड़ाई बहुत ज़्यादा थी। मेनली जो मैंने शुरू शुरू में आपको बताया, ये जो मैंने आपको बताया इंटरनल फ्यूड, ये इंटरनल फ्यूड जो है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है इनके हार में। क्योंकि अगर ये इंटरनल फ्यूड नहीं होता तो ये लोग बहुत आसानी से जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा सकते थे, क्योंकि इनके पास रिसोर्स भी थे और इन्हें वॉर स्ट्रेटेजी भी बहुत अच्छी आती थी और लीडर्स भी इनके पास बहुत अच्छे। अगर मैं गायकवाड़ या होलकर की बात करूं, सिंधिया और भोसले को हटा भी दूं, गायकवाड़ और होलकर की बात करूं, तो गायकवाड़ और होलकर दे वेर द बेस्ट लीडर्स ऑफ देयर टाइम, दे वेर द बेस्ट वॉरमैन ऑफ देयर टाइम। ये लोग लड़ाई में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हुआ करते थे। अब जो है आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है, अब हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। इसके कारण के साथ शुरू करेंगे और जितने ट्रीटीज थे उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट मराठा वॉर वाज द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव एम्बिशन। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सेसिव एम्बिशन ऑफ द इंग्लिश एक्सेंचुएटेड बाय द इंटरनल स्ट्राइफ ऑफ द मराठास। इंग्लिश पावर जो थी वो कहीं ना कहीं मैसूर के ऊपर तो काम कर ही रही थी। मैं आपको बता दूं कि मैसूर और मराठा का टाइम लाइन जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप अगर कोरिलेट करके पढ़ पाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैसूर के ऊपर जो है इंग्लिश पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रही थी कि इसे पूरी तरीके से हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ले आया जाए। और मराठास जो है, मराठास भी कहीं ना कहीं मराठास के इंटरनल फ्यूड के वजह से, पॉलिटिकल कन्फ्यूजन्स या आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के वजह से जो है ब्रिटिशर्स को या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एक मौका मिल गया कि चलो मौका है, अब जो है इन्हें तोड़ा जाए। क्योंकि इनका शुरू से ये पॉलिसी रहा है डिवाइड एंड रूल, ये तोड़ते हैं तभी अपना रूल करते हैं। इंग्लिश कास्ट इट्स लॉन्ग आइज अपॉन द मराठा टेरिटरीज, पर्टिकुलरली द पोर्ट्स ऑफ सालसेट एंड बेसिन। ये पोर्ट जो है ना ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सालसेट और बेसिन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वेस्ट कोस्ट पे ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखते थे, इसीलिए जो है इन्हें कैसे भी करके मराठा टेरिटरी चाहिए थी। एंड होप टू गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एट द पूना कोर्ट। द डिस्प्यूट ओवर सक्सेशन टू द पेशवाशिप, देखिए ये शुरू हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ फोर्थ पेशवा माधवराव गेव द इंग्लिश मच नीडेड अपॉर्चुनिटी टू इंटरवीन इन द मराठा। जैसे ही माधवराव वन की मृत्यु होती है, पेशवा माधवराव वन की मृत्यु होती है, पेशवा माधवराव वन की मृत्यु होने के साथ साथ जो सक्सेशन डिस्प्यूट शुरू होता है, रघुनाथ राव बोलते हैं कि मैं बनूंगा, कोई बोलता है कि मैं बनूंगा,
वहाँ सक्सेशन डिस्प्यूट शुरू होता है। सक्सेशन डिस्प्यूट शुरू जब होता है तो पहले तो रघुनाथ राव ये सब काम गड़बड़ करते हैं। तो रघुनाथ राव जब काम गड़बड़ करते हैं तभी जाकर जो है एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरवेंशन शुरू होता है, और उसी इंटरवेंशन के कारण जो है उन्हें मौका मिल जाता है कि चलो अब हम लोग मराठा अफेयर्स में जो है पूरी तरीके से जो है इंटरवीन करेंगे। इस चीज के होने के बाद जब ये सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा था तब सबसे पहले ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ सूरत। क्रोनोलॉजी आप लोग को याद रखना है, देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्रोनोलॉजी। आपको क्रोनोलॉजी को समझ के पढ़ना है। सबसे पहले आ जाता है ट्रीटी ऑफ सूरत 7 मार्च 1775। ये साइन किसके किसके बीच होता है? ये साइन होता है बिटवीन रघुनाथ राव एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट बॉम्बे। इस ट्रीटी में साइन क्या होता है? अब रघुनाथ राव को गद्दी चाहिए थी। रघुनाथ राव, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पानीपत जो फिल्म आई थी उसमें आपने देखा होगा सदाशिव राव भाऊ जो थे उनके साथ साथ में ये वॉर वगैरह में जाते थे, वही रघुनाथ राव थे। तो रघुनाथ राव जो है, रघुनाथ राव को गद्दी तो चाहिए ही थी, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है एक ट्रीटी साइन करते हैं जो कि होता है ट्रीटी ऑफ सूरत। साइन करते हैं ये 7 मार्च 1775 में। अब इसमें होता क्या है, इस ट्रीटी में जो है ब्रिटिश वुड हेल्प रघुनाथ राव इन बिकमिंग पेशवा बनने में उनकी हेल्प करेंगे बाई सेंडिंग 2500 सोल्जर्स। ठीक, पेशवा बनने में मदद करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी रघुनाथ राव की, रघुबा की। 2500 सोल्जर्स जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भेजेगी। इन रिटर्न अब रघुनाथ राव को क्या देना है, क्योंकि मुफ्त में तो देने वाली है नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी। रघुनाथ राव को जो है सालसीट और बेसिन का क्षेत्र जो है और रेवेन्यूज फ्रॉम सूरत एंड भरूच, ये पूरा जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है देना है। इसके लिए जो है रघुनाथ राव अग्री कर जाते हैं। इन अकॉर्डेंस विद द ट्रीटी ब्रिटिश आर्मी रीच सूरत लेड बाय कर्नल कीटिंग। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी जो है वो सूरत पहुंचती है लेड बाय कर्नल कीटिंग। और सूरत पहुंचने के बाद जो है ऑन 18 मई 1775 देयर took place a terrible battle between Marathas and English, जिसे हम लोग बैटल ऑफ अदास भी कहते हैं। मराठास were defeated but they retained control over पूना। ठीक है, इसमें होता क्या है कि मराठा हार जाते हैं बट उनके पास कंट्रोल पूना का रहता है, यानी अपने कैपिटल का कंट्रोल उनके पास अभी भी रहता है। ये आर्मी किसने लीड किया था? कॉलोनल कीटिंग ने, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर शुरू होती है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो 1 मार्च, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है शायद, ये डेट आप लोग थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, ये डेट जो है ये गलत हो सकता है, ये मार्च रहने दीजिए सिर्फ, सॉरी। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या होता है कि जो ट्रीटी ऑफ सूरत होती है वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है बंगाल में उसे उन्हें अनजस्ट और अनऑथोराइज लगता है, उन्हें लगता है कि ये सही नहीं है। तो फिर वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, कर्नल ऑप्टन को भेजते हैं बंगाल से क्या साइन करने के लिए, ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करने के लिए। ये देखिए ट्रीटी ऑफ पुरंदर पूना कोर्ट के साथ। ठीक है, पूना कोर्ट के साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करने का उनके लगता है कि ये ट्रीटी ऑफ सूरत सही नहीं है, हम लोग सालसीट और बेसिन खुद से लड़ के भी जीत सकते हैं, तो हम लोग क्यों किसी के साथ जाकर जो है कि एक ट्रीटी साइन करें और किसी कंडीशंस पे हम लोग किसी जगह को पाएं। हम लोग बिना कंडीशन लिए ही हम लोग जब जीत सकते हैं तो हम लोग कंडीशन ही जीतेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत इज एन्यूल्ड। ट्रीटी ऑफ सूरत को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है, उसमें जो भी प्रोविजंस होते हैं उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। राघोबा विल गिवन अ मंथली पेंशन ऑफ ₹25,000 बाय पेशवा गवर्नमेंट एंड ही विल गो टू गुजरात एंड रिसाइड देयर इन कोपर विलेज। राघोबा का जो है एक होता है ना कि एक आइडेंटिटी, उसी को ये लोग खत्म कर देते हैं। राघोबा को जो है मंथली पेंशन बांध देते हैं 25,000 रुपये मंथली का। आप जाइए गुजरात में कोपर विलेज में जो है आराम से चिल मारिए, आपको कोई कुछ करना नहीं है, आप बहुत पेशवा कर लिए, अब आपका पेशवा खेल खत्म, आप यहाँ से निकल जाइए, साफ साफ बात। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक फ्रेंच एडवेंचरर शेवलियर डे सेंट ल्यूबिन जो है, शेवलियर डे सेंट ल्यूबिन, नाम थोड़ा हम तो सही से पढ़ रहे हैं, आप लोग भी सही से पढ़िएगा। शेवलियर डे सेंट ल्यूबिन जो है पूना आते हैं, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स को बहुत बुरा लगता है कि भाई ये लोग फ्रेंच बुला रहे हैं, अब
सारा सहायता तो हम किए, पेशवा को गद्दी पे हम बैठा हेल्प करके, अभी लोग फ्रेंच आर्मी बुला रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, कर्नल एगर्टन के अंडर में जो है आर्मी भेज देते हैं कि जाओ अब तुम जो है पूना की गद्दी से जो है पेशवा को पूरी तरीके से हटाओ। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, इमीडिएटली ही सेंड्स एन आर्मी टुवर्ड्स पूना अंडर कर्नल एगर्टन। यहाँ होता क्या है, यहाँ पर पूना में जो है द इंग्लिश आर्मी एंड मेट इंग्लिश एंड मराठा आर्मी मेट एट दिस आउटस्कर्ट्स ऑफ पूना। ये लोग पूना में मिलते हैं। मराठा आर्मी लेड बाय महादजी शिंदे। यहाँ पर जो है मराठा आर्मी को कौन लीड कर रहा है, वो लीड कर रहा है महादजी शिंदे। दे ल्यूड द इंग्लिश आर्मी इनटू द वैलीज ऑफ वेस्टर्न घाट विथ स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी में क्या होता है, स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी में ये लोग क्या करते हैं, बर्निंग फार्मलैंड, ये लोग फार्मलैंड जला देंगे, वेल्स को पॉइजन कर देंगे नियर तालेगांव, बैटल ऑफ तालेगांव। ठीक है। स्कॉट्स अर्थ पॉलिसी के साथ जो है महादजी शिंदे ने युद्ध को जो है शुरू कहाँ किया, इन दी वैलीज ऑफ वेस्टर्न घाट। देखिए ये इनका अपना खुद का क्षेत्र है, तो इंग्लिश इन्हें हराने का तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर जो है सरवाइव करने के बारे में भी सोच नहीं सकती थी। जहाँ बड़े बड़े मुगल्स जो है यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाए, तो ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पर वैसे भी नहीं सरवाइव कर पाती, क्योंकि इन्होंने जो है स्कॉट्स अर्थ पॉलिसी को जो है फॉलो किया था, फार्मलैंड जला दिए थे, वेल्स को पॉइजन कर दिया था, जो कि है यहाँ पर ये लोग सरवाइव न कर पाए। इसके बाद इसका कंक्लूजन क्या आता है, द ब्रिटिश सरेंडर्ड एंड बॉम्बे गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू साइन अ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी विद पूना दरबार कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वडगांव। इंग्लिश को जो है यहाँ पर सरेंडर करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ महादजी शिंदे। महादजी शिंदे के सामने इंग्लिश जो है वो सरेंडर करती है, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करती है। ट्रीटी ऑफ वडगांव जो है, अब उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस ट्रीटी ऑफ वडगांव में क्या होता है कि बॉम्बे गवर्नमेंट वुड रिटर्न ऑल द टेरिटरीज कैप्चर्ड बाय इट आफ्टर 1773। यानी जितनी भी टेरिटरीज जो है बॉम्बे गवर्नमेंट ने जो है सब कैप्चर की थी, वो सारा टेरिटरीज 1773 के बाद इन्होंने जितनी टेरिटरीज कैप्चर की थी, ये सारी टेरिटरीज इन्हें जो है वापस करना पड़ेगा। सिंधिया विल गेट अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम भरूच। क्योंकि सिंधिया ने हराया था, तो सिंधिया को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ही था। तो ये कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी हार थी, बहुत ह्यूमिलिएटिंग हार थी। इतना ह्यूमिलिएशन इन लोग सह पाए नहीं। तो क्या होता है कि हेस्टिंग्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस ट्रीटी। हेस्टिंग जो है मानने को तैयार नहीं थे। ही सेंट कर्नल गॉडार्ड विच सून कैप्चर्ड अहमदाबाद एंड वसई। कर्नल गॉडार्ड को भेजते हैं जो अहमदाबाद और वसई को कैप्चर करते हैं। कर्नल पॉफेम विच कैप्चर्ड ग्वालियर ऑन 3 अगस्त 1781। 3 अगस्त 1781 को कर्नल पॉफेम जो है वो ग्वालियर को कैप्चर कर लेते हैं। एंड जनरल कैमैक ऑल्सो डिफीटेड सिंधिया इन द बैटल ऑफ सिपरी। सिपरी आज के टाइम में जो है वो शिवपुरी है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर ये वडगांव का जो भी ट्रीटी, वडगांव का भी जो ट्रीटी था, जो मराठास के जो हित में था, उसे भी जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया खत्म कर दी थी। यानी आप समझ लीजिए कि इतना ईगोइस्टिक है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले कि किसी भी तरीके की ट्रीटी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग तुमसे युद्ध करेंगे, तुमको हराएंगे और फिर ट्रीटी खत्म करेंगे। लास्ट ट्रीटी जो है वो होती है ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, ये होती किसके बीच है, ये होती है ब्रिटिश और पूना गवर्नमेंट। ये यहाँ पे जो आपने वॉर देखा ना, ये तीनों वॉर होने के बाद जो है ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है। ये होती किसके बीच है, ब्रिटिश और पूना गवर्नमेंट, यानी पेशवा। जहां जहां पूना गवर्नमेंट आपको दिखेगा ना, आपको ये चीज याद रखना है कि वहां पे पेशवा के बारे में बात हो रही है। विद द मीडिएशन ऑफ महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया के मीडिएशन से। अब इस ट्रीटी के मेन प्रोविजंस क्या क्या थे, माधव नारायण राव विल बी एक्सेप्टेड एज पेशवा। जो जिस पेशवाशिप के लिए, जिस पेशवा की गद्दी के लिए इतना मार हो रहा था, वो पेशवा की गद्दी पे बैठेंगे माधव नारायण राव। उन्हें जो है पेशवा एक्सेप्ट करना है। ब्रिटिश विल गिव अप द कॉज ऑफ राघोबा एंड ही विल बी गिवन ईयरली पेंशन ऑफ ₹3.5 लाख। उनका 25,000 महीना भी खत्म कर दिया गया और उन्हें 3.5 लाख रुपया सालाना के हिसाब से जो है पेंशन बांध दिया गया। Company gave up Basin and other territories captured since the Treaty of Purandar but retained Salsit and Elephant Islands। ठीक है, कंपनी ने बेसिन और अदर टेरिटरीज जो भी लिए थे मराठाओं से जीते थे, उन्हें लौटा दिया।
ठीक है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद से जितनी भी जो है इन्होंने क्षेत्र जीते थे वो सारा लौटा दिया, बट सालसीट और एलिफेंटा आइलैंड जो है वो अपने पास रखा। सिंधिया गॉट द इंटायर टेरिटरी ऑफ वेस्ट ऑफ यमुना, क्योंकि सिंधिया इसमें सबसे ज़्यादा फियरसम थे। सिंधिया ही जो है मेन इसमें युद्ध में लड़े थे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में, तो उन्हें जो है वो एंटायर टेरिटरी वेस्ट ऑफ यमुना, यमुना के वेस्ट की सारी टेरिटरी दे दी गई। अगर आप आज के मैप में अगर वेस्ट ऑफ यमुना का टेरिटरी देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा साउदर्न उत्तर प्रदेश या ईस्टर्न कोटा वोटा वाला एरिया जितना है वो सारा जो है वो वेस्ट ऑफ यमुना में पड़ता है। तो ये चारों प्रोविजन जो है वो हो गई ट्रीटी ऑफ सालबाई। यानी आपको शुरू कहाँ से करना है? आपको शुरू करना है ट्रीटी ऑफ सूरत से। ट्रीटी ऑफ सूरत में क्या होता है? ट्रीटी ऑफ सूरत में राघोबा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाते हैं, बट होता कुछ नहीं है। उन्हें 25,000 रुपये दे, उन्हें 2,500 सोल्जर दिए जाते हैं, जिसके बदले में वो सालसीट और बेसिन देते हैं। होता कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्या होता है? बैटल ऑफ अदास होती है, बट मराठास हार जाते हैं, बट उन्हें जो है पूना का कंट्रोल मिल जाता है। इसी तरह से ट्रीटी ऑफ पुरंदर होती है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के बाद ट्रीटी ऑफ वडगांव होता है, और ट्रीटी ऑफ वडगांव के बाद जो है ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है। ट्रीटी ऑफ सालबाई होने के बाद जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वल फुटिंग पे जो है प्रोविजन साइन किए जाते हैं, ट्रीटी साइन की जाती है, और वॉर जो है खत्म हो जाता है। अब इस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को आप ड्रॉ मान सकते हैं। ठीक है, ये ना ब्रिटिशर्स जीते थे ना इंग्लिश जीते थे, ये पूरी तरीके से ड्रॉ था। अब हम लोग जो है देख लेते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर से जो है आप कह सकते हैं कि मराठास का जो है पतन शुरू हो गया था। मतलब इनका जो है धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि ये जो इंटरनल स्ट्राइफ मैंने आपको बताया था ना, वो इंटरनल स्ट्राइक जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यानी ये जो मराठा कन्फेडरेसी थी ना, अभी आपस में लड़ रही थी। अब सबको पेशवा बनना है, तो पेशवा बनना है तो बनो। The second Anglo-Maratha War started in circumstances to those of the first. After Peshwa Madhavrao Narayan committed suicide. माधवराव नारायण क्या करते हैं? सुसाइड कमिट कर लेते हैं, और इसका कारण है, देखिए इसका कारण, ये जो नाना फडणवीस नाम आप देख रहे हैं ना, प्रॉब्लम क्या है ना, देखिए आज के समाज की भी अगर बात करें, अगर कोई एक केपेबल आदमी है, अगर किसी के अंदर केपेबिलिटी है, कोई अपने आप को केपेबल समझ रहा है, या उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स हैं, और उन्हें आप अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंडर रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो बोलूँ वो आदमी वही करे, तो वो आदमी डिप्रेस्ड हो जाएगा। वो आदमी कभी भी जो है पूरी तरीके से जो है अपना एक छत्र राज नहीं चला पाएगा। हुआ यहाँ पर यही था। ये नाना फडणवीस जो है, ये इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिए थे पेशवा माधवराव नारायण राव को, कि ये मतलब अपनी मर्जी से जो है शासन चला ही नहीं पा रहे थे। तो शासन जब चला ही नहीं पा रहे थे तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो पेशवा माधवराव नारायण जो है वो सुसाइड कर लेते हैं 1795 में। बाजीराव टू दी वर्थलेस सन ऑफ रघुनाथ राव बिकेम दी पेशवा। बाजीराव टू जो है वो पेशवा बनते हैं। नाना फडणवीस के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती। बाजीराव टू बिकेम द चीफ। तो नाना फडणवीस क्या होता है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, द डिमेंशंस अमॉन्ग द मराठास प्रोवाइडेड द इंग्लिश विद एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरवीन इन मराठा अफेयर्स। द डेथ ऑफ नाना फडणवीस सिंस 1800 गेव द ब्रिटिश टू एडेड एडवांटेज। अब ब्रिटिशर्स देख लेते हैं कि नाना फडणवीस तो पहले चला रहे थे, माधवराव के समय में भी नाना फडणवीस बाजीराव के समय में भी चला रहे थे, उनके समय में भी प्राइम मिनिस्टर थे। तो बाजीराव कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है वो इनकेपेबल थे, उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, वो वर्थलेस थे। ठीक है, उनके अंदर कोई लीडरशिप स्किल नहीं थी, कोई कैपेबिलिटी नहीं थी, वो मराठा साम्राज्य चलाने लायक नहीं थे। पर माधवराव थे, माधवराव तो प्रेशर में सुसाइड किए, पर बाजीराव टू जो है वो बिल्कुल भी कैपेबल नहीं थे। तो इसी का एडवांटेज उठाया किसने? ब्रिटिशर्स ने। यहाँ पर जो है ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन होती है, सब्सिडरी अलायंस 31 दिसंबर 1802 में। ये होती किसके साथ? ये होती है पेशवा बाजीराव टू के साथ, और यहाँ इंग्लिश कंपनी तो है ही। तो इस ट्रीटी में प्रोविजंस क्या क्या होते हैं? पेशवा एक्सेप्टेड द कंपनीज प्रोटेक्शन।
जो कंपनी शुरू से करती है ये सब्सिडरी अलायंस तो आप जानते ही हैं। पेशवा एक्सेप्टेड द कंपनीज प्रोटेक्शन हैड टू पे अ लार्ज एनुअल सब्सिडी, उन्हें एक एनुअल सब्सिडी भी पे करनी पड़ी। पेशवा एक्सेप्टेड दैट इंग्लिश आर्मी विल बी स्टेशन एट पूना, एक कंटिजेंट इंग्लिश आर्मी की जो है वो पूना में स्टेशन रहेगी। नो यूरोपियन एनिमी ऑफ इंग्लिश वुड बी केप्ट इन दी मराठा आर्मी, यूरोपियन किसी भी तरीके की इंग्लिश इस मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी यूरोपियन एनिमी को जो है उस वहाँ पर जो है मराठा आर्मी में नहीं रखना है। जैसे पहले ये लोग फ्रेंच को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश करते थे, पर अब फ्रेंच को भी ये लोग नहीं रख सकते, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस का यही कहना ही है कि आपको मराठा आपको एक इंग्लिश आर्मी जो है वो अपने साम्राज्य में स्टेशन करना पड़ेगा, उसका खर्चा भी आपको खुद उठाना पड़ेगा। एक जो है यहाँ पर गवर्नर भी रहेंगे, उनका भी खर्चा आपको खुद उठाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पेशवा एक्सेप्टेड दैट हिज फॉरेन रिलेशंस विद अदर स्टेट्स विल गो अंडर ब्रिटिश कंट्रोल्स, यानी अब पेशवा जो अपने कन्फेडरेसी के साथ सारे फॉरेन रिलेशंस रखते थे वो भी जो है अब ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुके थे, यानी पेशवा पूरा खत्म। आप यहाँ मान लीजिए कि पेशवा और पेशवाशिप पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि सब्सिडरी अलायंस साइन करने का मतलब ही ये था कि सारा पावर जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद मराठा सरदार फेल्ट प्रोवोक, ये लोग बहुत ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि चलो अब लड़ेंगे हम लोग। अब इन्हें समझ में आता है कि अब यूनिटी का समय आ गया, जब यूनिटी चाहिए थी तब नहीं यूनिटी था, अब इनको यूनिटी समझ में आया। डेक्कन में क्या होता है, डेक्कन में अंडर आर्थर वेल्सली he defeated the combined army of सिंधिया एंड भोसले, सिंधिया और भोसले के कंबाइंड आर्मी को जो है बैटल ऑफ असाय में हराते हैं नियर औरंगाबाद सितंबर 1803 एंड द बैटल ऑफ अरगांव नियर बुरहानपुर नवंबर 1803। ठीक है, सिंधिया और भोसले के कंबाइंड आर्मी को बैटल ऑफ असाय में, जो कि औरंगाबाद के पास है, सितंबर 1803 में, और बैटल ऑफ अरगांव में जो कि बुरहानपुर के पास है, नवंबर 1803 में जो है आर्थर वेल्सली जो है हराते हैं। किसको हराते हैं, सिंधिया और भोसले के कंबाइंड आर्मी को। उसके बाद जो है लॉर्ड लेक जो होते हैं वो नॉर्थ इंडिया में दौलत राव सिंधिया को हराते हैं इन दी बैटल ऑफ दिल्ली सितंबर 1803, जो कि मैंने आपको बताया था डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स के भी टाइम में। दौलत राव सिंधिया को हराते हैं लॉर्ड लेक सितंबर 1803 में, और सिंधिया और भोसले के कंबाइंड आर्मी को हराते हैं बैटल ऑफ लसवारी में नियर अलवर नवंबर 1803। ये दोनों जो है पूरी तरीके से हार जाते हैं, यानी जो तगड़े जो लोग थे ना, सिंधिया भोसले और ये अपने दौलत राव सिंधिया या आप पेशवा समझ लिए, पूरी तरीके से ये लोग हार चुके थे दोनों तरफ से। एक हारे थे डेक्कन में आर्थर वेल्सली से और एक हारे थे लॉर्ड लेक से। ठीक है, हारने के बाद जो है अभी लोग सेपरेटली जो है ट्रीटी साइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है भोसले भोसले राजा जो है वो ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन करते हैं 17 दिसंबर 1803 को। भोसले राजा ऑफ बेरार ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन करते हैं। ये होती किसके किसके बीच है, रघुजी भोसले एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, भोसले लॉस्ट टू द इंग्लिश कंपनी द टेरिटरीज ऑफ बालासोर, ठीक है, कटक एंड एंटायर किंगडम वेस्ट टू वर्धा रिवर। भोसले राजा जो होते हैं बेरार के, वो बालासोर हार जाते हैं, कटक हार जाते हैं, और एंटायर किंगडम वेस्ट टू वर्धा रिवर, यानी वर्धा रिवर के वेस्ट में जितना भी इनका साम्राज्य रहता है ये पूरी तरीके से उसे हार जाते हैं। ही अग्रीड टू कीप अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन नागपुर, यानी आप एक तरीके से जो है इसको सब्सिडरी अलायंस मान सकते हैं। अगर ब्रिटिश रेसिडेंट आ गए, ब्रिटिश रेसिडेंट आने का मतलब ही है कि सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, ही अग्रीड टू कीप अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन नागपुर। एम एल्फिंस्टोन वाज सेंट फॉर दिस पोस्ट, एम एल्फिंस्टोन को जो है ब्रिटिश रेसिडेंट बनाया जाता है। ये है ट्रीटी ऑफ देवगांव जो भोसले के साथ हुआ था। अब सिंधिया के साथ ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव साइन होती है 30 दिसंबर 1803 को। ये सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। यहाँ पर क्या होता है, ही गेव द कंपनी ए लार्ज पार्ट ऑफ हिज किंगडम इंक्लूडिंग द टेरिटरी बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। गंगा और यमुना के बीच की सारी टेरिटरी जो है वो सिंधिया दे देते हैं। ये अग्रीड टू कीप अ ब्रिटिश रेसिडेंट सर जॉन मेलकम, देखिए यहाँ भी ब्रिटिश रेसिडेंट आ गया, मतलब ये भी सब्सिडरी अलायंस मान ली।
ठीक है। एज पर अनदर ट्रीटी ऑफ बुरहानपुर 27 फरवरी 1804 सिंधिया एंटर्ड सब्सिडरी अलायंस विद द कंपनी। यानी इन्होंने भी जो है सब्सिडरी अलायंस मान लिया। अब ये भी जो है अपने यहाँ आर्मी स्टेशन करेंगे, ब्रिटिश रेसिडेंट रखेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि जॉन माल्कम को ब्रिटिश रेसिडेंट बनाया गया, ऊपर एल फिनस्टोन को भोसले ने अपने यहाँ ब्रिटिश रेसिडेंट रखा। तो ये दोनों ने जो है सब्सिडरी अलायंस मान लिया। अब बच गए होलकर। तो होलकर जो है वो ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट साइन करते हैं 24 दिसंबर 1805 को, जो कि यशवंत राव होलकर और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन होती है। ये मल्हार राव, ये जो है सन ऑफ मल्हार राव होलकर, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। साइन बिटवीन यशवंत राव होलकर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। होलकर agreed to renounce all claims to the north of river Chambal and the Bundi Hills, यानी बुंदेलखंड, but at the same time he got the major part of his lost kingdom. The Treaty of Rajpur Ghat marked the end of the Second Anglo-Maratha War, ठीक है। यहाँ पर जो है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट साइन हो गई होलकर के भी साथ। होलकर ने भी जो है अपना मोटा मोटी 75% जो क्षेत्र था वो क्षेत्र जो है वो ब्रिटिशर्स के नाम में कर दिया। ये था आपका सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। इसमें भी आप लोगों ने 4 ट्रीटीज देखी, कौन कौन सी। एक आपने देखा ट्रीटी ऑफ बेसिन, जो कि सब्सिडरी अलायंस की ट्रीटी थी, जो कि पेशवा के साथ साइन हुई थी। उसके बाद वॉर होती है जिसमें भोसले और सिंधिया लड़ते हैं। इस वॉर के बाद जो है आपका सबसे पहला साइन होता है ट्रीटी ऑफ देवगांव, जो रघुजी भोसले साइन करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उसके बाद ट्रीटी ऑफ गुरजी अंजनगांव, ये साइन करते हैं सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, ये साइन करते हैं यशवंत राव होलकर और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। अब हम लोग जो है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर देख लेते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर यानी आप समझ लीजिए कि खत्म है अब सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ खत्म है। द भोसले राजा ऑफ बेरार प्रूव टू बी द वीकेस्ट लिंक ऑफ द 3 मराठा चीफ्स, यानी भोसले जो थे ना वो सबसे वीक हुआ करते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ रघुजी भोसले की मृत्यु के बाद हिज सन परसो जी, ठीक है, परसो जी जो है वो बैठते हैं गद्दी पर। बट जो है अप्पा साहिब जो है अभी भी देखिए इनके में इंटरनल स्ट्राइप चली रही है। पता नहीं कौन अप्पा साहिब है, मुदोजी टू भोसले, वो आके कहते हैं कि नहीं इस पे हम बैठेंगे। इनके कजिन हुआ करते थे, ये कहते हैं हम बैठेंगे। अब इसी इंटरनल स्ट्राइप को जो है फायदा उठाकर इंग्लिश कंपनी जो है सब्सिडरी अलायंस साइन करवा लेती है, ठीक है। आर्मी स्टेशन करती है नागपुर में, ठीक है। नागपुर में आर्मी को स्टेशन करती है अंडर ब्रिटिश रेजिडेंट जेंकिंस, ठीक है। यानी जो पहले आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था ना ट्रीटी ऑफ देवगांव भोसले के साथ, ये ट्रीटी साइन हुई थी, इसमें मेजर पार्ट तो चला ही गया था। अब ये मेजर पार्ट चले जाने के बाद जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो है ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस साइन होती है। जेनकिंस को ब्रिटिश रेसिडेंट बनाया जाता है, सब्सिडरी फोर्स को स्टेशन किया जाता है नागपुर में, और भोसले किंगडम को पूरे तरीके से समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद साइन होती है ट्रीटी ऑफ पूना। द पेशवा एक्सेप्टेड द डिसोल्यूशन ऑफ मराठा कन्फेडरेसी। पेशवा क्या है पूरी तरीके से मराठा कन्फेडरेसी को खत्म करने के लिए जो है एक्सेप्ट कर लेते, यानी जो बाकी के किंग्स थे, बाकी के जो छोटे छोटे किंग हुआ करते थे उन लोगों को खत्म करना है, ठीक है। उन लोगों को खत्म कर देते हैं और ही गेव अप इम्पोर्टेंट फोर्स टू द कंपनी इंक्लूडिंग कोंकण एंड सीडेड बुंदेलखंड एंड मालवा। मराठा कन्फेडरेसी को पेशवा खत्म करते हैं, यानी पेशवा बाजीराव टू खत्म करने के बाद जो है कोंकण और बुंदेलखंड और मालवा भी जो है वो ब्रिटिशर्स को दे देते हैं कि जाइए आप ले लीजिए। यानी भोसले के साथ सब्सिडरी अलायंस साइन होता है 27 मई 1816 में ट्रीटी ऑफ नागपुर। पेशवा के साथ ट्रीटी ऑफ पूना साइन होती है 13 जून 1817 को, सब्सिडरी अलायंस। और अब देखिए ट्रीटी ऑफ ग्वालियर। सिंधिया जो है ट्रीटी ऑफ ग्वालियर साइन करते हैं। एज पर दिस ट्रीटी Daulat-Rao Scindia pledged to help the company in suppressing the Pindaris, the irregular forces of the Marathas. The British troops led by Lord Hastings, supported by a force under Thomas Hislop. इन्होंने कर दिया प्रॉमिस कि चलो भाई हम लोग पिंडारी हैं। वासिल खान और वासिल मोहम्मद और चिट्टू खान जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, वासिल मोहम्मद
और ये दोनों जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों लीडर्स हुआ करते थे, लीडर्स ऑफ द पिंडारीज। एक तरीके से ना इर्रेगुलर फोर्स होती थी, इर्रेगुलर आर्मी होती थी मराठास की। ये लोग जगह जगह डकैती वगैरह करके जो है अपना दिनचर्या चलाते थे। तो इनका जो है बहुत आतंक फैल गया था, तो इनको खत्म करने के लिए जो है सिंधिया ने जो है प्लेज किया कि वो हेल्प करेंगे। ठीक है। ऑन 5 दिसंबर 1817, अब इसका फायदा उठाकर जो है पेशवा सेट अब्लेज द ब्रिटिश रेसिडेंटी एट पूना एंड अटैक द ब्रिटिश कैंप एट खड़की, but he was defeated. Bhosle was defeated at Sitabaldi Hills and Holkar was defeated at Mehdipur. भोसले कब डिफीट होते हैं? 26 नवंबर को। और होलकर कब डिफीट होते हैं? 21 दिसंबर 1817। यानी सोच लीजिए कि सब्सिडरी अलायंस साइन हो चुकी है, 75% साम्राज्य जो है चला जा चुका है इंग्लिश के पास, पर अभी भी हिम्मत नहीं आ रहे। तो करेजियस तो थे मराठास, करेजियस तो थे, पर इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा थे ना, जिसके कारण जो है ये लोग टिक नहीं पाए। प्रॉब्लम इंटरनल ही होते हैं, प्रॉब्लम एक्सटर्नल कुछ भी नहीं होता। इंग्लिश इतने भी ज़्यादा एडवांस नहीं थी कि उन्हें हराया नहीं जा सकता था, पर आंतरिक मतभेद जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना किसी भी साम्राज्य में, तो आप कितना भी आप मजबूत हो, आप कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को भी हरा नहीं पाते हैं। यहाँ पर भी वही हुआ। लास्ट में ट्रीटी ऑफ मंदसौर साइन होती है, जहाँ पर मल्हार राव होलकर 3 जो हैं of Indore was forced to sign the Treaty of Mandsaur, and now a British resident was placed in Indore. British resident को इंदौर में प्लेस कर दिया जाता है। Since the Holkar was only 11 years old, होलकर जो है 11 साल के हुए करते थे, तांतिया जोग was appointed as chief minister. होलकर became the last Maratha chief to sign a subsidiary alliance with the British. होलकर जो है थोड़ा ब्रेव भी हुआ करते थे पूरे मराठा कन्फेडरेसी में, तो ये जो है लास्ट होते हैं जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन किया ब्रिटिशर्स के साथ। हेस्टिंग्स जो होते हैं, हेस्टिंग्स जो है पूरे चिड़े हुए रहते हैं, ये बोलते हैं कि हमको पेशवा और पेशवाशिप करना ही नहीं है। ये पेशवा और पेशवाशिप पूरी तरीके से ख़त्म करते हैं, पेशवा को डिथ्रोन करते हैं, पेंशन देते हैं और बोलते हैं कि तुम जाओ पिथौर में जो है अपना समय बिताओ, नियर कानपुर। ठीक है, कानपुर जो है इनको पूरी तरीके से भेज सकते हैं। मराठा प्राइड को सेटिस्फाई करने के लिए, देखिए ब्रिटिशर्स को अच्छे से पता था कि मराठा कितने ही इंटरनली वीक क्यों ना हो, ये लोग करेजियस हैं। इनको सेटिस्फाई करने के लिए, ताकि इनके तरफ से किसी भी तरीके की आगे रिबेलियन ना हो, एक सतारा में जो है अ स्मॉल किंगडम ऑफ सतारा वाज कार्व्ड आउट, छोटा सा एक स्मॉल किंगडम कार्व्ड आउट किया जाता है, गिवन टू प्रताप सिंह, ए डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ शिवाजी। सॉरी, मैंने यहाँ छत्रपति शिवाजी नहीं लिखा है, पर प्रताप सिंह जो होते हैं डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ शिवाजी, उनको सतारा का एक छोटा सा किंगडम काट के जो है दे दिया जाता है, ताकि मराठास का जो प्राइड है, करेज है, वो क्षतिग्रस्त ना हो, उन्हें दुख ना हो, इसलिए उन्हें दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग खत्म करते हैं तीनों एंग्लो मराठा वॉर। आप लोगों ने शुरू से देख लिया एंग्लो मराठा वॉर किन किन कंडीशंस पे चला। सबसे पहले आप लोगों ने देखा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जिसमें ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ सालबाई साइन होती है। दूसरे एंग्लो मराठा वॉर में ट्रीटी ऑफ बेसिन, राजदेवगांव, सुरजी अर्जन गांव और राजपुर घाट, 4 यहाँ पे भी साइन होते हैं। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में भी 4 ट्रीटी साइन होते हैं, ट्रीटी ऑफ नागपुर, ट्रीटी ऑफ पूना, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर और ट्रीटी ऑफ मंदसौर। देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि मैंने डेट वाइज सब कुछ दिया हुआ है। डेट वाइज मैंने इसीलिए दिया है क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, ट्रीटीज के भी क्रोनोलॉजी को पूछा जाता है, इसलिए आप लोग डेट वाइज अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे, अच्छे से डेट वाइज इसको पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे। लास्ट हम लोग देख देते हैं कि मराठा हारे क्यों, कारण क्या था। तो सबसे पहला कारण था, द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट हैड अ ग्रेट बियरिंग ऑन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, बट अनफॉर्चुनेटली द लेटर मराठास लीडर बाजीराव टू, दौलत राव सिंधिया एंड जसवंत राव होलकर वेयर वर्थलेस एंड सेल्फिश लीडर्स। ठीक है, कैरेक्टर तो इनका बहुत अच्छा था हेड ऑफ द स्टेट बनने के लिए, कैरेक्टर वाइज लोग बहुत अच्छे थे शुरू के राजा, पर बाद के राजा जो हुए जैसे बाजीराव टू, दौलत राव सिंधिया या होलकर, ये जो है वर्थलेस और बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुआ करते थे। ये मैच नहीं कर पाए इंग्लिश को, दे वेयर नो मैच फॉर द इंग्लिश,
ऑफिशियल्स सच एज एल्फिंस्टोन, जॉन मैल्कम या आर्थर वेल्सली, हु लेटर लेड द इंग्लिश टू कॉन्कर नेपोलियन। ये लोग, ये सारा नाम जो आप देख रहे हैं जैसे एल्फिंस्टोन, जॉन मैल्कम, आर्थर वेल्सली, इन्होंने नेपोलियन तक को हराया। तो सोचिए ये कितने केपेबल होंगे। बट इनके मुकाबले में जो मराठा कन्फेडरेसी के किंग हुआ करते थे वो उतने मजबूत नहीं होते थे, या उनके में लीडरशिप स्किल नहीं हुआ करती थी, जिसकी वजह से जो है ये पहला कारण बनता है जिसके कारण मराठा हारे। Second, was no effort right from the days of Shivaji for a well thought out organized communal improvement. Communal improvement था नहीं, spread of education था नहीं, unification of people था नहीं। ठीक है, हिंदू मुसलमान में एकता रह नहीं गई थी। एक तरफ हिंद स्वराज की बात हो रही थी, एक तरफ मुसलमान अलग हो रहे थे। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का किसी तरीका का कोई सिस्टम था नहीं, एजुकेशन फैल नहीं रहा था। यूनिफिकेशन, लोगों में एकता थी नहीं। तो सीधा सा बात है, जहाँ क्षेत्र ही डिक्लाइन करने लगेगा वहाँ का साम्राज्य तो बढ़ सकता है नहीं। तो मराठा स्टेट जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन करने लगती है। ये रहा हम लोग का सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन, मराठा एम्पायर वॉज लूज कन्फेडरेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति एंड लेटर द पेशवा। लूज कन्फेडरेशन, लूज कन्फेडरेशन का बहुत ही सीधा सा मतलब है कि कन्फेडरेशन में जो है एक एकता, एक बॉन्डनेस जो होती है वो बॉन्डनेस थी ही नहीं। जितने भी कन्फेडरेशन बनाए गए थे, जितने भी राजाओं को सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए गए थे, पेशवा छत्रपति शिवाजी ने बनाए थे या आगे के छत्रपति ने बनाए थे, उनके में एकता थी नहीं। वो कन्फेडरेशन ही लूज थी पूरे तरीके से। पावरफुल chiefs such as Gaikwad, Holkar and Scindia and the Bhosle carved out semi-independent kingdoms for themselves and paid lip service to the authority of the Peshwa। ठीक है, अपना अपना साम्राज्य ये लोग काट ही चुके थे और लोग अपने हिसाब से सब कुछ चला रहे थे। तो इन कन्फेडरेशन इतना लूज पड़ गया था ना कि एकता तो बनी रहने की बात दूर है, ये लोग एक मोटिव पे भी नहीं लड़ पा रहे थे। इनका मोटिव भी सेम नहीं था कि हमें जो है इन्हें पूरी तरीके से हराना है। ये सबका मोटिव सिर्फ सेम ही था कहीं ना कहीं कि हमको पेशवा का गद्दी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं था एक तरीके से। दो फुल ऑफ पर्सनल पावर्स and valor, the Marathas were inferior to the English in organization of the forces, in war weapons, in disciplined action and in effective leadership। ना ये लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोर्सेस यानी आर्मी ऑर्गेनाइजेशन में भी इंग्लिश की तरफ बेटर थे, ना वॉर वेपन में अच्छे थे, ना डिसिप्लिन था, ना इफेक्टिव लीडरशिप था। छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी के बाद जितने भी पेशवा आए हैं या छत्रपति आए हैं वो इनकेपेबल ही रहे हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी किसी भी तरीके की नहीं थी। तो यहाँ पर जो है सीधा सा बात है कि इंग्लिश की क्वालिटी, स्पेशलिटी यही होती थी कि उनके फोर्सेस ऑर्गेनाइज्ड होते थे, उनके वेपन्स बहुत अच्छे होते थे, उनके लीडर्स डिसिप्लिन्ड होते थे और लीडरशिप इफेक्टिव होती थी। इसलिए वो लोग नेपोलियन जैसे राजाओं को भी हरा चुके थे। यहाँ पर जो है ये चौथा कारण बन जाता है मराठास के हारने का। The English had better diplomatic skill to win allies and isolate the enemy. The disunity among the Maratha chiefs simplified the task of the English। इंग्लिश के पास अच्छा डिप्लोमेटिक स्किल था, अच्छे जो अपने एलाइज को जीतने के लिए, और अच्छा डिप्लोमेटिक स्किल होना कोई बड़ा बात नहीं है, पर ये डिसयूनिटी अमंग द मराठा चीफ्स, ये जो मराठा चीफ्स में जो डिसयूनिटी हुआ करती थी, इस डिसयूनिटी के कारण जो है इंग्लिश के लिए जो है काम बिल्कुल आसान हो गया कि इन्हें आसानी से हराओ और इन्हें यहाँ से साफ करो। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मराठा हारे क्यों थे, मराठास के हारने का कारण क्या था। यहाँ पर जो है आपका जो चैप्टर मैंने शुरू किया था आप लोगों ने देखा ही है, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। इसमें हम लोगों ने 3 क्षेत्र जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि हैं आपका बंगाल, मैसूर और मराठा, ये तीनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए आपको उसे नहीं पढ़ना है, उससे आपको स्किप करना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आता ही नहीं है बीपीएससी से। हमको लगता है 15-20 साल हो गया है शायद कि नेपाल, बर्मा और अफगानिस्तान से क्वेश्चन आया ही नहीं है, तो उसे पूरी तरीके से स्किप करना है। वो जो है मैटर मोस्टली जो है बीपीएससी स्किप ही करती है। स्किप तो चलिए इसको भी करती है, बट ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसे आपको जो है पढ़ना है। यहाँ पर जो है ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में आपको बंगाल,
मैसूर और मराठा, इन तीनों में अगर कहीं भी डाउट है तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्पेशली मराठा जो आज हम लोगों ने कंप्लीट किया, वो अगर आपको कहीं भी डाउट है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मराठास मैंने आपको बता दिया कि क्रोनोलॉजी समझ के पढ़िएगा। तीनों मराठा वॉर में जो है आपको ट्रीटीज जो है उनके क्रोनोलॉजी पता होने चाहिए, डेट वाइज पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ सकता है बीपीएससी आपको सही गलत मैच वाइज, मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अगर डेट्स पता रहेंगे तो आप उसे मैच कर पाएंगे, या सही गलत भी आप जो है टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और को एक्सपीरियंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा और इतना आसान कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इससे ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, ये मैंने जितना दे दिया है ना, इससे ज़्यादा आप पढ़ने की कोशिश भी मत करिएगा, इससे कम भी मत पढ़िएगा, इससे ज़्यादा भी मत पढ़िएगा, इनफ है। तो करते हैं वीडियो को एंड, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। कल हम लोग नए चैप्टर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। जय हिंद।